हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भक्तिज ऑल केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स, ये है बायोमोलिक्यूल चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 और इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या बेटा, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ स्टार्च। क्योंकि इसकी लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इसका लेक्चर 2 में हम लोगों ने सबके साइक्लिक स्ट्रक्चर पढ़ लिए थे, इवन ग्लूकोज का, फ्रक्टोज का, सेलुलोज का, लैक्टोज का, माल्टोज का एंड सुक्रोज का। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको बोला था बेटा, आपको मैं स्टार्च का जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, थोड़ा लेंदी है, तो इतना लेंदी भी नहीं है, उसको पढ़ेंगे इजी, मतलब थोड़े इजी वे से, तो इतने समझ में आपको बहुत अच्छे से आएगा स्टूडेंट्स। तो ये हमारा क्या है, बायोमोलिक्यूल का लेक्चर नंबर 3। फिर हम पढ़ेंगे इसमें अमाइनो एसिड और उसको हम क्लासीफाई किस किस बेस पर करते हैं वो पढ़ेंगे। देन उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि अमाइनो एसिड्स के स्ट्रक्चर, उनके नेमिंग, उनके फॉर्मूले हम कैसे उसको लर्न करें, उसकी क्या ट्रिक है, और फिर अमाइनो एसिड आपस में मिलकर कैसे पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड लिंक बनाते हैं, और पेप्टाइड से एक चेन बनती है पॉलीपेप्टाइड, फिर आपकी फॉर्मेशन होती है किसकी, प्रोटीन के मॉलिक्यूल की। तो आज हम लोग इतना सब कुछ इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आई थिंक मैं सोचती हूँ कि अगर इतना पढ़ने के बाद आपका कम से कम 45 मिनट्स 50 आराम से लग जाएगा, तो इससे ज़्यादा हम लोग नहीं पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्या, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ किसका करेंगे बेटा, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ स्टार्च। बच्चों आपको पता है ना, स्टार्च स्टार्च लाइक ए शुगर। स्टार्च अपने आप में एक शुगर है। और आपको पता है स्टार्च किसके अंदर होता है, नॉर्मली हम अपने घर में जो पोटैटो यूज़ करते हैं ना, पोटैटो तो आपके सब्जियों का राजा है, ठीक है, उसमें आपका स्टार्च होता है। बेसिकली आपने बहुत सारे ऐड भी देखे होंगे कि आलू को कद्दूकस करो, उसका जूस निकालो और उसको फेस पे लगाओ, तो फेस पे लगाने से फेस अच्छा हो जाता है, राइट। तो ये सुनने में आता है ना। तो वो हमारा जो कद्दूकस करते हैं आलू को, उसमें जो जूस निकलता है वो बेटा क्या है, वो आपका स्टार्च ही तो होता है, ठीक है। अच्छा, और कहाँ होता है, आप चावल बनाते हो ना अपने घर पे, चावल में जो आप निकालते हो उसको बनाने के बाद, ठीक है, तो वो भी तो स्टार्च है, जो लिक्विड फॉर्म में उससे अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं, वो क्या है उसमें स्टार्च। तो स्टार्च आपकी कार्बोहाइड्रेट है, एक शुगर है। तो इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर होता क्या है बेसिकली, ठीक है। तो सबसे पहले जानने वाली बात ये है स्टूडेंट्स कि स्टार्च आपके 2 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। किस किस से, एमाइलोज प्लस एमाइलोपेक्टिन, इससे मिलकर बना होता है आपका क्या बेटा, स्टार्च। इन 2 कंपोनेंट से मिलकर आपका एक स्टार्च बनता है, ठीक है। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे सबसे पहले स्टूडेंट, तो पहले हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, पहले हम इसमें एमाइलोज का पढ़ेंगे, फिर एमाइलोपेक्टिन का, मतलब एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। तो इन दोनों की फॉर्मेशन से क्या बनेगा हमारा स्टार्च, ठीक है। अब देखो बेसिकली बात ये आती है कि भाई अब एमाइलोज का स्ट्रक्चर कैसे पढ़े। तो सबसे अच्छा तरीका है बच्चों, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में स्ट्रक्चर ऑफ माल्टोज बताया था, राइट। स्ट्रक्चर ऑफ माल्टोज में मैंने बोला था कि आप उसमें 2 अल्फा डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ले लेना और फर्स्ट और 4 कार्बन से वाटर को निकाल देना, और फर्स्ट और 4 कार्बन को एक ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज उसमें आपकी ऐड हो जाएगी, बीच में आ जाएगा ऑक्सीजन, ठीक है। जब आपने स्ट्रक्चर ऑफ माल्टोज पढ़ा था तो बेटा उसमें आपका अल्फा डी ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल्स यूज हुए थे। तो सेम आपका एमाइलोज के अंदर है। एमाइलोज में यहाँ पे आपका एक पॉलीमर चेन बनेगा, मतलब यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल नहीं, यहाँ अल्फा डी ग्लूकोज के 3, 4, 5, 6 जितना आप करना चाहो ऐड, उनको आप ऐड करोगे, फाइनली उनसे वाटर मॉलिक्यूल निकालोगे, देन आपका एमाइलोज मिल जाएगा। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेटा स्ट्रक्चर ऑफ एमाइलोज, राइट बच्चों। तो देखते हैं हम लोग एमाइलोज का स्ट्रक्चर। एमाइलोज, ठीक है। एमाइलोज में क्या होगा बच्चों, एमाइलोज के अंदर आप लिखोगे यहाँ पे, ये किसका होता है, लीनियर पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, ये इसका होता है स्ट्रक्चर, राइट बच्चों, ठीक है। चलो अब मैं यहाँ पे बेटा कई सारे अल्फा डी ग्लूकोज बनाती हूँ, कई साल तो नहीं बन पाएंगे, तो 3 बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये तो सबसे अंडरस्टूड है ये तो कि 3, 4, 5 आप कितने मॉलिक्यूल ले सकते हो। देखो पिछली वीडियो में मैंने पढ़ाया है, जिसने पिछली वीडियो में अच्छे से ध्यान से समझा होगा, रिवाइज किया होगा, देन वो बना सकता है, राइट। अल्फा डी ग्लूकोज बनाए कैसे, देखो मैंने आपको बनाना सिखाया था, ऐसे 6 कार्बन की रिंग बनाओगे, फर्स्ट पे HOH, सेकंड पे HOH,
थर्ड पे OH H, फोर्थ पे H OH, फिफ्थ पे CS2 OH एंड H। ये मेरा है ना। उसके बाद यहाँ पर ये बन गया हमारा नेक्स्ट वाला, अगला HOH H OH OH H। नेक्स्ट पे हमारा क्या होगा HOH एंड 5 पे हमारा होगा CS2 OH एंड H। राइट बच्चा। चलो एक और बना लेते हैं हम मॉलिक्यूल, एक और बना लेते हैं। ये बन गया हमारा, ठीक है, HOH H OH OH H। नेक्स्ट है HOH, अगला है CS2 OH और H। ये तीन मैंने बेटा अल्फा डी ग्लूकोज बना लिए हैं, तीनों एक जैसे हैं, ठीक है। अब आप मैंने 3 बनाए क्योंकि मेरे वाइट बोर्ड पे स्पेस ही इतना है, राइट। चलो आप 4 5 6 कितने भी बना लेना, ठीक है। फर्स्ट कार्बन ये रहा, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 एंड 6। इसका भी फर्स्ट ये रहा, सेकंड थर्ड फोर्थ 5 एंड 6। देखो फर्स्ट और फोर्थ, देखो हमने जब हमने स्ट्रक्चर पढ़े थे माल्टोज लैक्टोज सुक्रोज, सब में बेटा फर्स्ट और फोर्थ पे ही आपका वाटर निकाला था, राइट। तो यहाँ भी फर्स्ट और फोर्थ पे निकलेगा बच्चा, समझ में आ रहा है ना। फर्स्ट फोर्थ से निकलेगा क्या OH H वाटर मॉलिक्यूल, ये रहा फर्स्ट, फिर इसका फोर्थ क्या HOH वाटर मॉलिक्यूल। अब इसका फिर से फर्स्ट और अगले वाले का 4 होगा, ये तो अंडरस्टूड बात है, आप समझ गए हो। तो बेटा ऐसे करके ना ये एक लीनियर पॉलीमर चेन बन जाएगी और यहाँ पर आपका आ जाएगा इन दोनों के बीच में क्या बेटा ऑक्सीजन। यहाँ पे क्या आएगा बच्चा ऑक्सीजन, है ना। यहाँ पर आ जाएगा इनके बीच में ऑक्सीजन, आ गया दोनों के बीच में ऑक्सीजन। यानी लिंक कौन सी बन गई आपकी ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ये हमारा बन गया एमाइलोज। मतलब एमाइलोज कोई नई चीज नहीं है, एक लीनियर पॉलीमर चेन है अल्फा डी ग्लूकोज की। आपने कई सारे अल्फा डी ग्लूकोज ले लिए, फर्स्ट और 4 कार्बन नंबर से आपने वाटर निकाला और आपको उनके बीच में एक लिंक हो गया, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहते हैं इसको। तो वो हमारा होता है बेटा क्या अल्फा डी ग्लूकोज। अब बेटा सब इसमें ना अल्फा ही वाले हैं, ध्यान से सुनना, इसमें सारे अल्फा है। ये लिंक कौन सा है, इसको हम ना अल्फा लिंक भी कह देते हैं, ठीक है। चलो अब बात करते हैं किसकी, एमाइलोपेक्टिन, जो इसका दूसरा कंपोनेंट है वो कैसे बनेगा, राइट। चलो उसका भी देखते हैं फटाफट से हम लोग एमाइलोपेक्टिन का। हाँ देखो एमाइलोपेक्टिन कोई नई चीज नहीं है। जैसे अमाइलोज में आपने देखा कई सारे अल्फा डी ग्लूकोज आपस में आपने लाइन से ले ली सिस्टमेटिक वे में और उनसे आपने वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर दिया, राइट बच्चा। अब एमाइलोपेक्टिन में क्या होगा, एमाइलोपेक्टिन में ये होगा उसमें 2 ऐसी सेम चेन बनेगी, एमाइलोज की 2 चेन होंगी और उन दोनों चेन के बीच में एक चेन का मतलब एक रिंग का 6 कार्बन ऊपर वाली के फर्स्ट कार्बन से वाटर मॉलिक्यूल निकाल देगा, मतलब उसे ब्रांचिंग कर लेगा। 6 वाला भी 6 का ये है ना, और ऐसे सेम चेन में एक और बना दूं इसके ऊपर, उस चेन के फर्स्ट वाले से ब्रांचिंग कर लेगा। तो दोनों के ब्रांचिंग करने से जो मॉलिक्यूल बनेगा उसको हम बोलते हैं एमाइलोपेक्टिन, राइट बच्चा। तो इसको मैं रफ कर दूं ना, तो मैं एमाइलोपेक्टिन को बताने जा रही हूँ अब, ठीक है। चलो तो फाइनली हम देखते हैं अब एमाइलोपेक्टिन के बारे में। क्लियर बच्चा। देखो तो सबसे पहले हम इसी का बनाते हैं स्ट्रक्चर, या पहले ऊपर हम 2 चेन बना लेते हैं बेटा। यहाँ पे 2 चेन कैसे बनाएंगे, पहले मैं एक चेन यहाँ बनाती हूँ, आई होप सबको दिख रहा होगा ना। चलो मैं यहाँ बनाती हूँ ये, ठीक है। एक मैंने यहाँ बनाया, ये ओ दिखा दो, ठीक है बच्चा। एक मैंने यहाँ बनाया, ठीक है। 3 रिंग बन गई मेरी, 3 रिंग रेडी हो गई। यहाँ पर क्या है HOH, यहाँ H। अब तो बच्चा आपको भी रट गया होगा स्ट्रक्चर इसका, भाई हमें तो रट गया, बनाते बनाते रट गया ये, है ना बच्चों। CS2OH एंड H, एक अल्फा डी ग्लूकोज हो गया। अब ले लो दूसरा वाला, फर्स्ट पे HOH, सेकंड पे H, बस थर्ड नंबर वाला जो कार्बन होता है ना उस पे OH ऊपर होता है, H नीचे होता है, HOH ऊपर, CS2OH एंड H, ठीक है। इस पे आ जाओ, HOH HOH OH H HOH CS2OH एंड H। देखो बेटा मैंने 3 बना लिए, मैंने 3 अल्फा डी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बनाए हैं बेटा।
यहाँ से सेम कंडीशन वही बेटा, 1 कार्बन है, ये 4 है, ये 1 कार्बन है, ये दूसरे वाले का 4 है, 1 और 4 से क्या निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल, ये HOS निकल जाएगा बेटा। तो दोनों के बीच में कौन सी रिंग आ जाएगी, ऑक्सीजन। यहाँ भी HOS निकलेगा, दोनों के बीच में कौन सी रिंग आएगी बेटा, ऑक्सीजन। बोलो आ गई नहीं आ गई, आ गई, दोनों के बीच में ऑक्सीजन आ गई, राइट बच्चा। अब देखो एक सेम, ये आपका पूरा लीनियर पॉलीमर चेन बन गया, इनके बीच में फर्स्ट और 4 पे ऑक्सीजन आ गया, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बन गई बेटा। ऐसा ही नीचे ले लो इसके दूसरा मॉलिक्यूल, राइट, मैं दूसरा लेने जा रही हूँ, ये अब देखो ये एक चेन हो गई, मतलब एमाइलोज की एक चेन हो गई, ऐसी एमाइलोज की दूसरी चेन बना लो, डिट्टो, ये बनाया हमने। चलो वैसे मैं बनाती जा रही हूँ, वैसे आपको दिखाई तो दे रहा ही होगा, समझ में आ ही रहा होगा वीडियो में, मैं बोल नहीं रही हूँ। चलो आप, मैं उसमें बोलना क्या, आप तो ये है नॉर्मली के समझ में आपको आ ही गया है, तो अंडरस्टूड है कि मैडम बना ही रही है। तो यहाँ पर होगा H, यहाँ पे होगा OH, इसको थोड़ा सा सही बनाते हैं, ये ऐसे और ऐसे बनेगा, राइट। यहाँ पर H, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, यहाँ पर OH, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, देन यहाँ पे Cl2OH और यहाँ पर H, राइट बच्चा। ऐसे यहाँ पे करो HOH, यहाँ पे HOH, यहाँ पे थर्ड पर चेंज होता है OHH, फोर्थ पे HOH, फिफ्थ पे क्या होगा बेटा, फिफ्थ पे देखो Cs2OH एंड H, ठीक है। यहाँ आ जाओ HOH, 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 OH, यहाँ पर भी H। मेरे को ना बीटा गैलेक्टोज याद आ रहा है कि मैं यहाँ पे पोजीशन चेंज कर दी, कार्बन नंबर 4 पे H और OH होगा बेटा, यहाँ पे फोर्थ पे भी, बस थर्ड पे डिफरेंट, हाँ सॉरी बच्चा सॉरी, थर्ड पे चेंज होता है, OH ऊपर H नीचे, बाकी सब में थर्ड पे में चेंज करा है, बाकी तो कुछ नहीं होती। फिफ्थ पे Cl2OH एंड H, ठीक है। ये मैंने दूसरा बनाया एमाइलोज का चेन, 2 एमाइलोज हो गए बेटा ये, राइट, ओके। वही फर्स्ट और फोर्थ, ये फर्स्ट कार्बन, ये फोर्थ कार्बन, ये फर्स्ट कार्बन, ये फोर्थ कार्बन, फर्स्ट और फोर्थ पे क्या होगा, HOH वाटर निकल जाएगा तो O बचेगा, दोनों के बीच में लिंकेज बन जाएगा ऑक्सीजन का। यहाँ पे H, इसका OH और इसका HOS निकलेगा, क्या बचेगा दोनों के बीच में, ऑक्सीजन लिंकेज। यहाँ पे आप इसके बाद अगला ये 1, इसका अगला 4, अगले इसका 1, अगले वाले का 4, वही सीक्वेंस होगा बेटा। आप दोनों चेन बिल्कुल सेम हो गई है, इसमें कोई डाउट तो है नहीं, आपको कोई डाउट नहीं है। ये सेम चेन हमने एक ऊपर बना ली एमाइलोज की, सेम चेन हमने नीचे बना ली एमाइलोज की, हमने 2 चेन बना ली एमाइलोज की, 2 पॉलीमर चेन। अगर ये चेन आपस में ब्रांच हो जाए, ब्रांचिंग कर ले, ब्रांचिंग कौन सा, इसमें बेटा इसमें मैटर करता है कि कौन सा कार्बन किस कार्बन से जुड़ रहा है। तो देखते हैं इसमें कौन सा कार्बन किस कार्बन से जुड़ेगा, ब्रांचिंग होगी। तो ब्रांचिंग होने के बाद जब ये दोनों आपस में चेन मिक्स हो जाएंगी, मर्ज हो जाएंगी, तो वो आपका बन जाएगा एमाइलोपैक्टीन। बस यही तो स्ट्रक्चर है स्टार्च का, कुछ नहीं। तो मैंने बोला इसमें आप क्या करोगे, चलो जैसे हाँ 6 कार्बन इसमें ये है, ये है, ये है, आपको इसके 6 कार्बन से और इसके फर्स्ट वाले कार्बन को आपस में ब्रांचिंग कर देना है, बस यही करना है। जब इनकी आपस में ब्रांचिंग हो जाएगी, देखो इसकी 6 वाले की इसके फर्स्ट से, इसके 6 वाले की इसके फर्स्ट से, इसके 6 वाले की इसके फर्स्ट से, आपने ब्रांचिंग कर दी, एमाइलोपैक्टिन बन गया। बस वही हमें करके दिखाना है बच्चा, और कुछ नहीं करना है। तो 6 वाला ब्रांचिंग करेगा फर्स्ट वाले से, तो फाइनली आपका हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये फर्स्ट है, तो ये तो ऑलरेडी लिंक बना रहा है, इससे ब्रांचिंग नहीं करेगा। ये फर्स्ट है, ये ऑलरेडी लिंक बना रहा है, इससे ब्रांचिंग नहीं करेगा, क्योंकि हाँ इनके बीच में तो ऑलरेडी लिंक बन रही है ना फर्स्ट 4 के बीच में, तो इससे ब्रांचिंग कैसे कराएंगे, नहीं करा पाएंगे हम, नहीं इसकी करा पाएंगे। फिर हम इस वाले की तो करा सकते हैं ना, इसको फर्स्ट मानते हैं, इसको सेकंड, इसको थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, और यहाँ पर ये फोर्थ ही हो नहीं सकता। तो इसमें होगा क्या बेटा, जो इसका फर्स्ट वाला फ्री होगा कार्बन, ये फर्स्ट होना चाहिए, इसके 6 वाले से ब्रांचिंग कर लेगा। इसका 6 वाला कौन है बेटा, ये 6 है, 1 2 3 4 5 6, हर किसी में यही 6 है ना, हर रिंग में। तो ये 6 वाला इस फर्स्ट वाले से क्या करेगा, यहाँ से OH और यहाँ से H, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, ब्रांचिंग हो जाएगी फर्स्ट और 6 पे। तो फाइनली बनेगा क्या, फाइनली इनके बीच में आ जाएगा बेटा ऑक्सीजन। लो ये आ गया इनके बीच में ऑक्सीजन, आ गया नहीं आ गया,
फर्स्ट और 6 के बीच में क्या आ गया आपका, इसमें ऑक्सीजन आ गया, ब्रांचिंग हो गई इस चेन की, इस चेन से ब्रांचिंग हो गई। एक अमाइलोज चेन दूसरे अमाइलोज चेन में 6 कार्बन फर्स्ट कार्बन से कर रहा है ब्रांचिंग, ये फर्स्ट कार्बन है और ये बन गया फिर पूरा मॉलिक्यूल एमाइलोपेक्टिन, दैट्स ऑल। ये हमारा स्ट्रक्चर बेटा होगा स्टार्च का, आपका एनसीईआरटी में भी गिवन है बिल्कुल सेम ऐसा ही, तो इसको रिवाइज करना समझना। इसके बाद बेटा हमारे सारे साइक्लिक स्ट्रक्चर फिनिश हो गए हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे, न्यू टॉपिक है हमारा अगला, एमाइनो एसिड, ठीक है। चलो अब बात ये आती है बच्चा, हाँ लेकिन उससे पहले ना एमाइलोज, ये वाला बन गया एमाइलोपेक्टिन, ब्रांचिंग होने के बाद बना है एमाइलोपेक्टिन, उससे पहले तो ये 2 पॉलीमर चेन आपकी एमाइलोज की थी बेटा। अब जब एमाइलोज 2 एमाइलोज चेन में आपस में ब्रांचिंग हो गई फाइनली, तो फर्स्ट और 6 पे ब्रांचिंग हुई, तो हमने इसको नाम क्या दिया बेटा, एमाइलोपेक्टिन, राइट। अब क्या करें इसमें, अब थोड़ा सा डिफरेंस पढ़ेंगे भाई, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन में कभी कभी थोड़ा डिफरेंस पूछ लेता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, फिर बढ़ेंगे अमीनो एसिड जल्दी से, राइट। चलो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बेटा, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। अगर दिक्कत हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं वैसे। और फाइनली आप कमेंट सेक्शन में लिख कर डाल देना मैडम ये समझ में नहीं आया, जब भी मैं इसका नेक्स्ट लेक्चर लूँगी, क्योंकि बेटा ये चैप्टर आई थिंक 5 लेक्चर का लग रहा है मेरे को, क्योंकि इसका 3rd लेक्चर ये है, 4 और 5 लेक्चर का पूरा कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर ये, तो 5 इसके भी 2 लेक्चर और बचे देन कंप्लीट। तो हम लिखते हैं यहाँ पर बेटा एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन में डिफरेंस, राइट बच्चा। क्या डिफरेंस है, देखो बेटा ये एमाइलोज क्या बना रहा था, लीनियर पॉलीमर, मैंने बोला ना लीनियर पॉलीमर बनाएगा ये अल्फा डी ग्लूकोज का, और ये कैसा बना था बेटा, ब्रांचिंग चल रही थी ना इसमें, ये ब्रांच पॉलीमर है। जब 2 एमाइलोज की पॉलीमर चेन ब्रांच हो जाती है तो बनता है एमाइलोपेक्टिन, पहला डिफरेंस ये हो गया। ये स्टार्च का 15 से 20% पार्ट बनाता है, ठीक है बच्चा, और ये कितना बनाता है, 80 से 85% पार्ट बनाता है, राइट बच्चा। और डिफरेंस क्या होगा, ये वाटर में सॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल, और वो कैसा है बेटा वाटर में आपका इनसॉल्युबल, ये कैसा है इनसॉल्युबल, क्लियर बच्चा। लास्ट इसमें जो ग्लाइकोसाइड लिंकेज बन रही है वो 1 और 4 के बीच बन रही है ना, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहाँ बन रही है, कार्बन फर्स्ट एंड कार्बन 4 के बीच में, राइट बच्चों। और यहाँ पे लिंकेज बन रही है C1C14, भाई C1C14 तो है ही बेटा, एंड ब्रांचिंग किससे हो रही है, ब्रांच किसकी हो रही है, वन वाले की, कार्बन 6 से। यही तो पढ़ना है हमें इसमें, और कुछ नहीं पढ़ना, दैट्स ऑल। तो ये बेटा हमारा हो गया आपका डन, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ स्टार्च का, दोनों में डिफरेंस हो गया, देन फिनिश। अब बेटा नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, अमाइनो एसिड, ठीक है, ओके इसको रफ कर दे। आप कहते हो मैडम कितने धीरे धीरे पढ़ाती है, स्लो स्लो, है ना, ऐसा है कुछ नहीं है, ऐसा कुछ तो कोई बात नहीं। हाँ बहुत से बच्चे होते हैं कुछ जीनियस माइंडेड, उनको लगता है मैडम बहुत स्लो पढ़ा रही है, मैडम को ना फास्ट 2x स्पीड में पढ़ाना चाहिए, है ना। कोई नहीं, अभी तो स्टार्टिंग है ना, अभी धीरे ही पढ़ाना ठीक है बेटा। अमाइनो एसिड, देखो बेटा नाम से लग रहा है ना अमाइनो एसिड, उसमें एक एमाइन ग्रुप भी होगा, एक एसिड। सबसे पहले एक बात हम ये बताना चाहेंगे अमाइनो एसिड के बारे में, कि अमाइनो एसिड जो है ना वो प्रोटीन का यूनिट है। मतलब अमाइनो एसिड आपको पता है, एक प्रोटीन मॉलिक्यूल के अंदर 100 अमाइनो एसिड होते हैं। अगर 100 से कम अमाइनो एसिड है फिर वो प्रोटीन मॉलिक्यूल नहीं होगा, ठीक है। तो मतलब कहते हैं ना जैसे कि हम लोग बायो में क्या पढ़ते हैं, 9th क्लास में पढ़ लेते हैं हम लोग बायो में। 9th में क्या पढ़ते हैं हम लोग कि हमारी जो बॉडी है उसकी यूनिट क्या है, तो आपको बायो में पढ़ने को मिलता है सेल। भी हमारी बॉडी की फॉर्मेशन सेल से हुई है ना, तो यूनिट सेल हुई। वैसे ही प्रोटीन का जो मॉलिक्यूल है, प्रोटीन है, उसकी यूनिट क्या है, तो बेटा उसकी यूनिट होता है अमाइनो एसिड। बहुत सारे अमाइनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल बनाते हैं।
और मैं आपसे, अगर आपसे कोई पूछे कि एक प्रोटीन मॉलिक्यूल में मिनिमम, देखो मैक्सिमम तो कितने भी हो सकते हैं, 110, 120, 200, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन मिनिमम एक प्रोटीन मॉलिक्यूल में 100 अमाइनो एसिड होने चाहिए। लेकिन अब इसमें एक एक्सेप्शन आ गया, भाई केमिस्ट्री है तो एक्सेप्शन तो होगा, केमिस्ट्री सब्जेक्ट ही ऐसा है, इसमें एक्सेप्शन की लंबी कतार होती है। तो यहाँ भी एक्सेप्शन आ गया बेटा अमाइनो एसिड में। एक हमारी बॉडी में एक हार्मोन होता है बच्चा, इंसुलिन हार्मोन, जो कि हमारे ब्लड में शुगर लेवल को, ग्लूकोज को कंट्रोल करता है, मतलब ग्लूकोज को ना चेंज करता है एनर्जी के फॉर्म में। और अगर डॉक्टर कहता है कि बॉडी में आपका इंसुलिन हार्मोन का सिक्रीशन होना कम हो जाए, फाइनली जो हमारे बॉडी में पैनक्रियाज होती है उसमें जो बीटा ग्लूकागॉन सेल होती हैं वो इंसुलिन हार्मोन का सिक्रीशन करती हैं। और वो हार्मोन क्या करता है, हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज है ना उसको एनर्जी में ब्रेक करता है, मतलब ग्लूकोज में बॉडी में स्टोर नहीं हो पाता फाइनली, तो हमें डायबिटीज नहीं होती। लेकिन जब इंसुलिन का हार्मोन का सिक्रीशन होना धीरे धीरे कम हो जाएगा, आपको कोई पैनक्रियाज में कोई प्रॉब्लम आ जाएगी तो आपको वही डायबिटीज हो जाएगी। तो इंसुलिन हार्मोन ऐसा है बेटा कि उसमें शगुन के 51 अमीनो एसिड होते हैं, लेकिन अमीनो एसिड है, सॉरी प्रोटीन है, नॉट अमीनो एसिड, मतलब प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है इंसुलिन। हार्मोन का काम तो कर रहा है लेकिन अपने आप में एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल है, तो प्रोटीन है। और अभी हमने पढ़ा कि किसी प्रोटीन मॉलिक्यूल में 100 अमाइनो एसिड होने चाहिए, लेकिन यहाँ तो 51 अमाइनो एसिड है इसमें, किसमें, इंसुलिन में, तब भी प्रोटीन मॉलिक्यूल है। तो ये हमारा इकलौता था एक्सेप्शन, जो कि आई थिंक आपको याद रहेगा, मैंने पूरी कहानी बताई थी आपको इसके ऊपर। तो बेटा अमाइनो एसिड इज लाइक ए यूनिट ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल, और इसका मतलब होता है कि इसमें एक अमाइन ग्रुप होता है बच्चा और एक इसमें होता है एसिड ग्रुप, राइट, ठीक है। इसका जर्नल अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, RCHNS2COOH, बेटा ऐसे लिख सकते हैं, एमाइन ग्रुप, एसिड ग्रुप, और ये आपका R क्या है, एल्काइल ग्रुप, बीच में क्या है, कार्बन, इसके साथ है हाइड्रोजन, राइट बच्चा। चलो कोई नहीं, अब हम ना इसका पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन, ठीक है। क्लासिफिकेशन क्या कहता है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन रिलेटिव पोजीशन ऑफ किसकी, अमाइन ग्रुप की। जो अमाइन ग्रुप है इसके रिलेटिव पोजीशन के बेस पर हमारा कितने टाइप का होता है अमाइनो एसिड, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे COH एंड NS2, इन दोनों के बेस पे बेटा, है ना, COOH एंड NS2 के बेस पे, ठीक है। तो पहला होता है बेटा अल्फा अमाइनो एसिड। अल्फा में क्या होगा बच्चा, देखो ये अल्फा ही तो है, जिससे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है जिस कार्बन से, उसी कार्बन पर अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है, तो वो अल्फा हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या लिखोगे आप, RCH, यही सेम एग्जाम्पल आ जाएगा आपका नीचे उतर कर, RCHNS2COOH, ये हमारा हो गया अल्फा। तो बीटा क्या होगा, बीटा का मतलब ये NS2 अगले कार्बन पे शिफ्ट हो जाए तो बीटा हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो अगला है बीटा हमारा, ठीक है बच्चों। चलो लेते हैं हम बीटा, बीटा अमाइनो एसिड। बीटा में क्या करोगे, R, ठीक है, यहाँ पे CH2COOH, यहाँ पे NS2, ठीक है। बैलेंस हो गई इसकी 1 2 3 4, इसकी भी 4, सबकी। तो जिस जो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन पे अटैच है उसके अगले कार्बन पे क्या है, अमाइन, तो बीटा हो गया। तो फिर गामा क्या होगा, गामा अगले पे शिफ्ट हो जाएगा, सिंपल सी बात है, कुछ करना है नहीं इसमें, ठीक है। सबसे आसान है आपका अमाइनो एसिड, पता है, गामा अमाइनो एसिड, ठीक है बेटा। गामा क्या होगा, गामा इसको और आगे खिसका दो आप, RCHNS2 बेटा, इधर CH2, इधर CH2, COOH, ये हो गया अल्फा बीटा गामा, ये हो गया गामा अमाइनो एसिड हो गया, राइट। इसमें से बेटा एक बात लिखानी थी मुझे नोट करके, जो अल्फा अमीनो एसिड होता है वो प्रोटीन मॉलिक्यूल का क्या होता है, मोनोमर। कई सारे अल्फा अमाइनो एसिड, अब मैं आपसे बोलूँ अमाइनो एसिड तो 3 टाइप के हो गए,
अल्फा बीटा गामा। पर कौन सा वाला अमाइनो एसिड प्रोटीन का यूनिट है, मोनोमर है, आप बोलोगे अल्फा। बस नोट लिखो यहाँ पे, अल्फा अमाइनो एसिड इज मोनोमर ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल। ठीक है, चलो बीटा अमाइनो एसिड हो गया। तो जो बीटा एक बात बीटा को लिख ली थी हमें, बीटा मोस्टली नेचर में अक्रिंग अमाइनो एसिड है ना, वो बीटा ही होते हैं जो आपको नेचुरली मिलते हैं नेचर में, है ना, और वो एल फैमिली को बिलोंग करते हैं। अभी इसका मैं मतलब बताऊंगी बेटा कि एल फैमिली होती क्या है, राइट बच्चा। तो हम बीटा में क्या लिखेंगे, इसमें बीटा में लिखेंगे मोस्ट नेचुरल अक्रिंग अमाइनो एसिड बिलोंग टू एल फैमिली, यानी बीटा में आते हैं। ठीक है, तो बीटा में क्या लिखेंगे, मोस्ट नेचुरल अक्रिंग अमाइनो एसिड किस में आते हैं, एल फैमिली। बताऊंगी एल फैमिली होती क्या, डोंट वरी, चिंता मत करना। ठीक है, ये हमारी एक बात हो गई। ठीक है, अब नेचुरली कितने होते हैं, नेचर में कितने होते हैं, 23 बेटा। तो हम लिखेंगे देयर आर 23 अमाइनो एसिड प्रेजेंट नेचुरली, नेचर में प्रेजेंट होते हैं। तो नोट करके एक बात दूसरी हम लिख लेते हैं, हाँ बच्चा, क्या, देयर आर 23 नेचुरल अक्रिंग अल्फा, मतलब 23 नेचुरली अल्फा होते हैं। देयर आर 23, है ना, अल्फा अमाइनो एसिड्स नेचुरली अक्रिंग। बेटा कोई सवा सेंटेंस में गड़बड़ी होगी तो आप देख लेना, कोई ऐसा इतना बड़ा इशू नहीं है। हम लोगों को इंग्लिश ग्रामर नहीं पढ़नी यहाँ पे, समझ जाओ, समझ जाना है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके नेचर में जो अल्फा अमाइनो एसिड होते हैं ना, वो 23 होते हैं। 23 अल्फा अमाइनो एसिड नेचर में आपको अपने आप ही मिल जाते हैं, कुछ आपको बनाना नहीं पड़ता। इस बात का मतलब ये है, सिंपल सी कहानी खत्म। ठीक है, चलो अब मैं आपको नोट करके एक बात और लिखा, पता है ये सारे पॉइंट एग्जाम में आ जाते हैं ना, कभी कभी आपके कंपटीशन में आ गया, 12th बोर्ड में आ गया। ठीक है, तो कभी कभी कुछ मतलब पॉइंट मैं आपको लिखा ही देती हूँ। अब मैं आपको ना पॉइंट लिखाना चाह रही हूँ बेटा, क्या वो, और देख लो आप, वो पॉइंट ये है बच्चा कि ग्लाइसिन जो अमाइनो एसिड है, अल्फा अमाइनो एसिड है, और वो क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये बात, ये पॉइंट कभी पूछ लेता है आपसे। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, ग्लाइसिन अल्फा अमाइनो एसिड इज ओनली ऑप्टिकली इनएक्टिव। लिखो नोट करके, ग्लाइसिन अल्फा अमाइनो एसिड इज ओनली, मतलब अल्फा अमाइनो एसिड में इकलौता यही ऑप्टिकली इनएक्टिव है। जितने भी आपके 23 अल्फा अमाइनो एसिड है उन सब में ये, ठीक है, इज ओनली ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है बेटा, ये कहानी हमारी हो गई खत्म। चलो अब बेटा मैं आपको थोड़ा सा ना इसका बता देती हूँ, हीटिंग इफेक्ट। अगर आप 2 अमाइनो एसिड को आप जब एक साथ हीट करोगे तो उस वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, बनेगा कंपाउंड, क्या बनेगा, लैक्टाइट। ये भी देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है बेटा, क्योंकि मैं फास्ट रफ कर रही हूँ, कोई नहीं, आप वीडियो को बैक में करके देख सकते हैं, पीछे कोई ऐसा इशू नहीं है। तो फाइनली वीडियो तो पड़ी रहती है यूट्यूब पर, तो इसमें हम लिखेंगे हीटिंग इफेक्ट। ये भी बेटा देख लेते हैं जल्दी से, हीटिंग इफेक्ट, राइट बच्चा। तो 2 अमीनो एसिड लूंगी बेटा मैं यहाँ पर और दोनों को हीट करूंगी। सिंपल सी बात है, ले लो बेटा, बेसिक वाला लेते हैं हम लोग, है ना, RCH। यहाँ मैंने ले लिया COOH, ऊपर ले लिया मैंने NH2, ठीक है। दूसरा लिया, उसका मैंने यहाँ पे ले लिया COOH, यहाँ पे ले लिया CH, यहाँ ले लिया, नहीं यही गलती नहीं करनी हमें, क्योंकि इससे हमें निकालना है OH, तो यहाँ पे हमें क्या लेना है, CH के साथ में NH2, ऊपर क्या लेना है COOH, यहाँ पे क्या लेना है R। अब देखो ध्यान से बेटा, NH2 को मैं खोल लूँ क्या, मैंने खोल लिया, एक OH और एक H वाटर मॉलिक्यूल को निकाल दो, निकाल दिया, तो C और NH के बीच में एक बॉन्डिंग बन जाएगी। 2 अमीनो एसिड के बीच में एक बॉन्ड बनती है, इसको बोलते हैं क्या, पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। RCH NH2 CO
NH CS COOH एंड R। ये हमारी बॉन्ड क्या है, CONH की बॉन्ड से बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। तो बेटा ऐसे ही होता है, अगर आप दो अमीनो एसिड को हीट करते हो ना तो उनसे वाटर मॉलिक्यूल निकलता है और उनके बीच में कौन सी बॉन्ड बनती है, पेप्टाइड बॉन्ड। और फाइनली इसको हम कहते क्या हैं, अच्छा कोई नहीं बच्चों, इसमें एक छोटी सी, हाँ अभी हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड नहीं बना रहे हैं, वो तो हम पेप्टाइड पूरी चेन बनाएंगे तब। इसमें छोटी सी एक मिस्टेक हो जाए, उसको हम सही कर लेते हैं। हम लोग कहाँ पहुंच गए ना, यहाँ तो हमें दो अमीनो एसिड को लेना है और दो अमीनो एसिड से ना दो वाटर मॉलिक्यूल निकालने हैं और उनको जोड़ देना है। दो कैसे, RCH NH2 COOH, ठीक है। अच्छा इसको ना ऐसे लिख लेते हैं हम, इसको ना ऐसे लिख लेते हैं बच्चा, NH2 COOH। कैसे लिख सकते हैं इसको, बोलो, लिख सकते हैं ना। सेम उसको भी ऐसे लिख लो बेटा, RCH यहाँ पे लिखना ऊपर, COH यहाँ पे क्या लिखो बेटा, NH2, ठीक है। मैंने दो अमीनो एसिड को प्लस करके जोड़ा है, अब इनसे दो ही वाटर मॉलिक्यूल निकालने हैं आपको, ठीक है। देखो यहाँ से निकालना है आपको OH और H, यहाँ से OH और H निकाल दिए आपने, दो वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिए बेटा और इन दोनों को जोड़ दो, CONH से फिर जुड़ जाएंगे ना ऐसे करके, RCH NH इसका CO फिर CH फिर R फिर इधर CO फिर इधर यहाँ पे बेटा NH और देन इसको ऐसे जोड़ दो, ये कंपाउंड बनेगा बेटा। तुम्हें बताना चाह रही थी इस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, लैक्टाइड। क्या बोलते हैं इसको, लैक्टाइड। तो जब दो अमीनो एसिड की आप हीटिंग करते हो उनसे दो वाटर मॉलिक्यूल निकलते हैं, फाइनली बनता है आपका लैक्टाइड। तो ये बताना चाह रही थी बेटा, ठीक है। चलो ये क्लासिफिकेशन हमने पढ़ लिया, रिलेटिव पोजीशन ऑफ NH2 एंड COOH के बेस पर, टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड अल्फा बीटा एंड गामा। अब हम पढ़ेंगे बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ R, एल्काइल ग्रुप पे। जो एल्काइल ग्रुप है R ना, इसके पोजीशन के इफेक्ट पे हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो वो आपका होता है एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, ठीक है बच्चा। वही देखने जा रहे हैं हम, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, राइट बच्चों। तो लिखो बेटा बेस्ड ऑन R। अब R मैं पहले यहाँ पे मैंने R ले लिया, तो सबसे पहले ये लेती हूँ मैं बेटा, RCH। भाई ये हमने नॉर्मल अमीनो एसिड ले लिया, अगर ये वाला R COOH ग्रुप रखता है तो होगा एसिडिक अमीनो एसिड, ठीक है बच्चा। तो लिखो आप नंबर 1, इफ R contains COOH, इस R की जगह ये होगा तो हमारा कौन सा अमीनो एसिड होगा बेटा, एसिडिक एसिड, सॉरी एसिडिक अमीनो एसिड। नंबर 2, इफ R कंटेन क्या, NH2 ग्रुप, तो कौन सा होगा बेटा, बेसिक AA। बेटा A का मतलब शॉर्ट में लिख दिया, समझ जाना, अमीनो एसिड, इतना बड़ा कब तक लिखेंगे, है ना। नंबर 3, इफ R, अब R आपका कुछ भी नहीं रखता ना, एसिड नहीं बेस, तो कौन सा होगा बेटा, न्यूट्रल। तो लिखो इफ R नाइदर कंटेन्स COOH और नोर NH2, है ना, देन तो कौन सा होगा, न्यूट्रल, ठीक है। तो कौन सा होगा आपका अमीनो एसिड, बेटा यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा तो उसके लिए सॉरी, लेकिन समझ जाना मैं आपको बोल रही हूँ, न्यूट्रल अमीनो एसिड होगा बच्चा, न्यूट्रल अमीनो एसिड। आई होप, आई थिंक आपको समझ में आ ही रहा होगा। तो मैंने बोला कि जब अगर ये R जो एल्काइल ग्रुप है, अगर इसकी पोजीशन को देखते हुए हम इसको क्लासीफाई करें तो 3 टाइप्स का होता है, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। अगर इस R की जगह COOH होगा तो एसिडिक होगा बेटा, इसकी जगह पे अगर NH2 होगा तो बेटा बेसिक होगा, और इसकी जगह पे ना तो ये हो ना ये हो तो कौन होगा, न्यूट्रल, राइट। ये हमारा होगा क्लासिफिकेशन आपका अमीनो एसिड्स का, दोनों टाइप्स का हो गया। अब बेटा हम लोग पढ़ेंगे इसको याद करने की ट्रिक कि कौन सा एसिडिक है, कौन सा बेसिक है, कौन सा न्यूट्रल है। उसको एक ट्रिक, उस ट्रिक से ना कुछ हमारे 15-20 अमीनो एसिड से हमें उनके नाम याद हो जाएंगे इस बहाने। अदरवाइज अगर आप NCERT ओपन करते हो ना बच्चों, तो उसमें आप ना कंफ्यूज हो जाते हो कि इतने सारे अमीनो एसिड कैसे याद करें, कौन सा याद करें, कौन सा नहीं करें, हमें ये बड़ी दिक्कत।
तो मैं इसके लिए आपको मैंने यहाँ पे एक चार्ट बना रही हूँ इसका, ठीक है बच्चों। तो हमारा नेक्स्ट क्या है, अमाइनो एसिड्स का आपका ट्रिक, ठीक है। ट्रिक थोड़ा सा मैं आपको दिख के बताती हूँ। हाँ, ट्रिक है हमारा, ट्रिक कहता है भाई देखो, तेरे शहर में, ठीक है, तेरे शहर में ग्वाला यानी ALA ग्वाला, फेरी बाला, फेरी बाला, ठीक है, ग्वाला फेरी बाला, फेरी बाला, ठीक है बच्चा, फेरी बाला लेने, लेने आए, फेरी वाला लेने आए। फिर आएगा लगान। अब लगान में आप क्या लिखोगे, लगान में पहले L फिर A फिर G और G उसके बाद लगान फिर A और N, ठीक है बेटा। अब ना ये मैंने पूरी ट्रिक लिख ली, तेरे शहर में ग्वाला, ग्वाला फेरी बाला लेने आए लगान। अब इससे कौन कौन से हो सकते हैं अमीनो एसिड, देखो बेटा इसका है टायरोसाइन, टायरोसाइन है, टायरोसिन है, आप बुक्स में देख लेना बच्चा। तो मैं शॉर्ट में TYR लिख देती हूँ। टायरोसिन हो गया, टायरोसिन हो गया, इससे हो गया सैरीन SER, इससे हो गया आपका ग्लाइसिन, इससे हो गया एलेनिन, इससे हो गया फिनाइल एलेनिन, ठीक है, PL लिख दिया शॉर्ट में, फिनाइल एलेनिन PHE, ग्लाइसिन सैरीन है ना, टायरोसिन एलिन PHE, PHE और इसका बेटा बैलिन और इसका ल्यूसिन और इसका आइसोलिसिन बेटा, इसका लाइसिन है ना, लाइसिन पढ़ा होगा आपने, लाइसिन, मैं इसमें बेटा LY, चलो पूरा लिख देती हूँ, लाइसिन हो गया इसका। इसका A से बेटा एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, ठीक है बच्चा। G से ग्लू, ग्लूटूमा एसिड है ना, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड बच्चा। और AN से क्या होगा बेटा आर्जिनिन, आर्जिनिन। बच्चों ये सारे नेमिंग है, ठीक है, तो ये सारे नेमिंग जो आपको NCERT में मिल जाएंगे, लेकिन आप इतने ही याद कर लो। तेरे शहर में, तेरे से टायरोसिन, शहर में सैरीन, GW से ग्लाइसिन, AL से एलेनिन, फेरी से मतलब आपका ये होगा आपका फेरिन, मतलब आप इसको देख लेना NCERT में, ये हो गया आपका एलेनिन, हाँ सॉरी इसका इसी का ही है, इसमें बस फिनाइल P का मतलब इसमें फिनाइल जोड़ दिया है हमने, तो इसका हो गया एलेनिन, इसका होगा फिनाइल एलेनिन, इसका बैलिन, इसका ल्यूसिन, इसका आइसोलिसिन, इसका लाइसिन, इसका एस्पार्टिक एसिड, इसका ग्लूटामिक एसिड, इसका आर्जिनिन, ठीक है बेटा। आप देखो इसमें दो तो ये बेटा है एसिड वाले, कौन से हो गए आपके नेचर में एसिडिक, और ये लाइसिन और ये वाले दोनों कैसे हो गए नेचर में बेटा बेसिक, और इसके अलावा सारे कैसे हो गए बेटा हमारे, ये यहां से लेकर कौन से हो गए आपके न्यूट्रल, है नहीं अच्छी बात, बताओ देख लो, आप देख लो अब ये सारे कैसे हो गए न्यूट्रल, राइट बच्चा। चलो अब बेटा सबके थोड़ा नाम लिख ले, हम लोग सबके नाम लिख ले, इन सबके स्ट्रक्चर बना कर देख ले एक बार, ये तो हमने ट्रिक से याद, अब इनके थोड़े हमें स्ट्रक्चर भी तो आने चाहिए, बस वो और देखने बेटा, राइट। चलो इसको रफ कर दें, देखो इसको करते हैं हम रफ, देखो बच्चा ये सारे में जो करा रही हूँ ना बेटा वो सारे अल्फा अमीनो एसिड है, इंपॉर्टेंट अल्फा अमीनो एसिड, ठीक है बेटा, ये हमारा हो गया क्लियर। चलो इसका बनाते हैं हम लोग, यहां पे लिखती हूँ इनका 3 लेटर सिस्टम। दूसरा क्या है बेटा हमारा इनका नेम, तीसरा क्या है बेटा हमारा यहाँ पे, तीसरा है इनका स्ट्रक्चर बेटा, है ना। देखो आई होप सब आने चाहिए, यहाँ पे आ तो जाएंगे लेकिन लास्ट वाला आपको नहीं दिखाई दे, कोई नहीं मैं उसको रफ कर दूं ऊपर वाले को, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं इसका T/R, भाई तेरे शहर में तो T/R आएगा टायरोसिन,
नाम लिखें इसका बेटा टायरोसिन का, लिखते हैं देखो यहाँ पे टायरोसिन। स्ट्रक्चर बनाए इसका, देखो स्ट्रक्चर बेटा सब में इसका कॉमन है। इसमें आपको जोड़ना क्या है, OH ग्रुप और ये फेनिल ग्रुप और ये CH2 और साथ में CH NH2 3OH। बेटा ये तो सब में आना है। देखो बेटा बस चेंजिंग, अरे आपने जो कॉमन एमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, RCH NH2 3OH पढ़ा था नहीं। तो जो R है ना एल्काइल ग्रुप, बस आपको वही चेंज करना है, आपको वही चेंज करना है, उसी चेंजिंग को आपको दिखाना है। तो यहाँ पे आप चेंजिंग करोगे ना यहाँ पे, तो बस मैंने देखो CH NH2 3OH, ये तो सब में है, ये तो सब में कॉमन ही आएगा बच्चा। तो ये तो आ रहा है, बस R की जगह इतना बड़ा सा ग्रुप आ गया है, ये फेनिल ग्रुप है, इस पे OH है, इस पे CH2 लगा हुआ है, बस ये इसका होगा टायरोसिन का स्ट्रक्चर। राइट बच्चा, ठीक है। दूसरा आपका आना है सेरीन में। क्या करना है बेटा, सेरीन में इसका रहेगा सेरीन, तो मैं लिखती हूँ यहाँ पे शहर में, तो SER यानी सेरीन। देखो बच्चों अगर आपको कहीं ऐसा होगा नहीं, अगर कहीं आपको स्पेलिंग मिस्टेक लग रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, NCERT में आप चेक कर लेना एक बार, ठीक है। चलो सेरीन, सेरीन में क्या होगा बेटा, ये रिंग गायब हो जाएगी और आपका हो जाएगा CH2, बस बाकी ये सब ऐसे उतार देंगे इसको हम लोग, CH NH2 3OH। राइट बच्चा। थर्ड क्या है आपका, तेरे शहर में ग्वाला। थर्ड आया ग्लाइसिन, जो कि हमारा कैसा है, ऑप्टिकली इनएक्टिव अल्फा अमीनो एसिड ग्लाइसिन। अब बहुत से बच्चे ना इसको वो समझ रहे होंगे ग्लिसरीन, वो मत समझ लेना, ग्लाइसिन है ये, ठीक है बेटा। चलो ग्लाइसिन के अंदर हमारा क्या आना है बच्चा, कुछ भी तो नहीं आना है, बस आना क्या है यहाँ पे, इसकी जगह पे H आ जाना है। जो इतने बड़ा फंक्शनल ग्रुप है ना, यहाँ पे H दिखा दो, बाकी ये CH, ये NH2 और ये COOH। तेरे शहर में ग्वाला, ग्वाला के बाद Al बाई, इसका नाम क्या हुआ, एलेनीन। क्या होगा बच्चा, एलेनीन, एलेनीन। एलेनीन का फॉर्मूला आप कोशिश करो क्या होगा, अरे बच्चा कुछ नहीं होगा एलेनीन में, ये तो कॉमन है, ये तो आएगा ही आएगा, बस H की जगह मिथाइल ग्रुप आ जाएगा CH3, लो Me CH NH2 3OH। राइट बच्चा, ये हो गया हमारा एलेनीन। उसके बाद फेरी वाला तो कौन आएगा, PHE फिनाइल एनिलीन। अरे सिंपल है ना, अब जब आपने एलेनीन का स्ट्रक्चर पढ़ लिया तो फिर फिनाइल ग्रुप तो ऐड करना है Me के साथ में, दैट्स ऑल। उसका नाम क्या होगा बेटा, फिनाइल एलेनीन। क्लियर बच्चा, ये हमारा हो गया फिनाइल एलेनीन। कुछ करना नहीं है, इस Me के साथ फिनाइल ग्रुप जोड़ देना है, फिर Me, फिर आपका ये रहेगा CH NH2 3OH। राइट बच्चा, ये हमारी कहानी खत्म हो गई, ठीक है। अब आता है फेरी बाला, तो आएगा BAL यानी कि बैलीन, ये हमारा हो गया बैलीन। बैलीन का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, बैनिल में कुछ नहीं करना बेटा, Me का होल ट्वाइस, मिथाइल ग्रुप आपके 2 हो जाएंगे और साथ में CH2 और ये होगा CH NH2 एंड COOH। ठीक है बेटा, ओके 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 ओके, यहाँ पे बेटा ओनली CH है, ठीक है, Me CH, उसके बाद CH, ये तो कॉमन है सब में। ये हमारा बेटा बैलीन का हो गया। बेटा इसकी से शायद आपको दिखाई देगा नहीं देगा, चलो एक लिख देती हूँ लास्ट, उसके बाद फिर ऊपर आप ये रफ कर दूंगी ऊपर वाला, ठीक है। चलो इसके बाद नेक्स्ट है बेटा ल्यूसीन, ल्यूसीन LU, यहाँ लिखो LU, ल्यूसीन। और ल्यूसीन का क्या होगा बच्चा, ल्यूसीन का आप देख लो, बड़ा अच्छा है। ल्यूसीन में जैसे बैलिन का कराया ना आपने, तो ये तो आ गया बेटा Me का होल ट्वाइस और CH, और उसके बाद इसमें एक एक्स्ट्रा चीज ऐड हो जाएगी इसी के साथ CH2, और ये तो बेटा ऐसे ही रहेगा CH NH2 3OH। बोलो बात समझ में आ गई, ये हमारा हो गया ल्यूसीन का। अब कौन सा बच्चा हमारा आइसोल्यूसीन। बेटा इतने ही याद कर लेना सबका स्ट्रक्चर, इससे ज़्यादा मत करना, ठीक है। तो यहाँ पे लेती हूँ मैं ILU, है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका आइसोल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, ठीक है। अब जब ल्यूसीन का आपने याद कर लिया तो आइसो का भी इसी से मिलता जुलता होगा बच्चा, है ना। तो क्या करना है आपको, आइसोल्यूसीन में आपको इथाइल लेना है, बीच में CH लेना है और मिथाइल लेना है, बस इथाइल ग्रुप ले लेना, बीच में CH ले लेना, नीचे मिथाइल ग्रुप ले लेना,
तब तो यहाँ पे आइसो वर्ड आया, क्योंकि एक कार्बन से इधर इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ईट का मतलब इथाइल, इधर मिथाइल C2H5 CH3, और यहाँ पे क्या आएगा वही ये कॉमन वाला CHNH2 3OH। बोलो बात समझ में आ गई बच्चा? ये हमारी कहानी हो गई खत्म। बस हमारे थोड़े से और बस हमारे 4 और बचे हैं बेटा बस, है ना। अब क्या आता है? ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, देन उसके बाद नेक्स्ट कौन सा आएगा बेटा आपका? लाइसिन, LY, यानी कि लाइसिन। लाइसिन क्या होता है ये देख लेते हैं फटाफट से, हम लोग देखते हैं जल्दी। लाइसिन का देख लेते हैं। लाइसिन का बड़ा आसान है बेटा। लाइसिन में इधर आपको लेना है क्या? NH2 और CH2 का 4 लेना है बेटा, बस यही लेना है R की जगह। और यहाँ पे क्या लेना है? CHNH2 3OH, ये लेना है बच्चों, ठीक है। अब आता है बेटा ASP, एस्पार्टिक एसिड। ASP का मतलब एस्पार्टिक। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना आप लोग? वीडियो को पीछे करके देख लेना, मैंने इसलिए काफी बड़ा बड़ा बनाया है आपका। एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड में कौन सा ग्रुप आएगा बेटा? R की जगह COOH ही आ जाएगा ना। तो एस्पार्टिक में क्या आएगा बेटा? कुछ नहीं करना, एक तो ये ग्रुप आएगा आपका COOH, साथ में आएगा CH2 और ये उतार देना CHNH2। ये तो सब में कॉमन आ रहा है बेटा, ये तो सब में कॉमन आ रहा है। चेंज क्या हो रहा है? आपका एल्काइल ग्रुप। नीचे आया बेटा ग्लूटामिक एसिड, GLU, है ना, GLU, ग्लूटामिक एसिड। 2 तो बेटा इसमें एसिडिक है, ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक में क्या बनाओगे बच्चा? देखो लर्न तो करने ही पड़ेंगे बेटा ये। अरे कुछ नहीं करना, आपने एस्पार्टिक का याद हो गया, कुछ नहीं, इसमें एक CH2 बढ़ा देना है। पहले तो ये लिखोगे, फिर एक CH2, फिर एक और CH2, बस एक CH2 ऐड कर देना है, देन ये सेम हो जाएगा ऊपर वाला। हुआ नहीं हुआ? ये बन गया हमारा ग्लूटामिक एसिड, ठीक है, हो गया हमारा ग्लूटामिक एसिड। अब देखो नेक्स्ट कौन सा है हमारा? कितने हो गए बेटा आपके, है ना? लगान से लगान, ये तो लास्ट में बचा आपका ARG, यानी कि आर्जिनिन। आर्जिनिन आपका कैसा है बेटा? इसका थोड़ा सबसे ज्यादा हार्ड जो स्ट्रक्चर है ना वो इसी का ही है। इसमें करना क्या है बच्चों? देखो एक तो आपको लेना है NH2, फिर लेना है CH, ऊपर लेना है डबल बॉन्ड NH, ठीक है, ये देख लिया, डबल बॉन्ड NH2, फिर इधर C, और इसके साथ में 2 1 3, यहाँ बेटा एक H कम कर देना, फिर यहाँ पे आएगा एक NH और आ जाएगा, ठीक है। ये ना आर्जिनिन है आपका, और इसके साथ में आएगा CH2 का होल थ्राइस, है ना बच्चों, NH2 C डबल बॉन्ड NH NH, और यहाँ पे आपका सेम यही आ जाएगा ऊपर वाला ग्रुप जो कॉमन है सभी में। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया किसका? आर्जिनिन का। NH2 C से डबल बॉन्ड NH, मतलब C से एक NH ऊपर जुड़ा हुआ डबल बॉन्ड के साथ, एक सिंगल के साथ, बैलेंस 2 1 3 4 हो गई C की, इधर NH2 जुड़ा हुआ है, इधर CH2 का होल थ्राइस और CHNH2COH, ये तो कॉमन सभी में चला आ रहा है बेटा, ये तो आएगा ही आएगा। ये हमारा हो गया आर्जिनिन का स्ट्रक्चर। तो ये बेटा हमारे सारे अल्फा अमीनो एसिड थे, सबका हमने नाम देखा, सबका स्ट्रक्चर देखा, हमारे लिए इतने ही सफिशिएंट है, इनको ही लर्न कर लेना आप बोर्ड और किसी कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, देन ये हमारा हो गया फिनिश, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद ना एक छोटा सा टॉपिक इसमें आता है, ज्यूटर आयन या बाइपोलर आयन क्या होता है, ठीक है स्टूडेंट्स, इसको रफ कर दें हम लोग। क्या होता है ज्यूटर आयन एंड बाइपोलर आयन, इसको रफ करते हैं। सबसे बड़ा टिपिकल काम यही था, स्ट्रक्चर बनाना इसका अमीनो एसिड का। अब इसके बाद टिपिकल नहीं है, ठीक है। ज्यूटर आयन पढ़ते हैं इसमें हम लोग, फिर पढ़ते हैं इसमें हम क्या प्रॉपर्टीज। देखो ज्यूटर आयन क्या होता है? जिसके पास एसिड और बेस दोनों हो, प्लस माइनस दोनों हो, ज्यूटर आयन या बाइपोलर आयन, ठीक है बेटा, ये हो गया हमारा। अब मैं आपको इसमें एग्जांपल लेकर, जिसके पास प्लस भी हो और माइनस भी हो, जैसे कि मैंने करा एमाइन ले लो, कोई आपने लिया एमाइन, एनिलीन ले लिया, इसका कराया आपने सल्फोनेशन, H2 से 4 से करा दिया, तो इसमें क्या होगा बेटा? ऑलरेडी एमाइन तो ग्रुप जुड़ा ही है, तो इसमें क्या होगा? SO3H आपका आ जाएगा इसके पैरा पोजीशन पर। ये तो होता है रिएक्शन में भाई, ये NH2 है, यहाँ आ गया SO3H। अब बेसिकली ये हो जाए कि इसी रिंग के अंदर ये H चला जाए ऊपर, है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा?
इसमें यही तो होगा, ऊपर हो जाएगा NH3 पॉजिटिव, नीचे हो जाएगा SO3 निगेटिव। तो एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, दोनों प्लस माइनस आयन एक ही मॉलिक्यूल में आ रहे हैं, एक ही मतलब इसी में ही आपका एसिड है, इसी में ही बेस है, तो इसी को बोलते हैं ज़ूटर आयन या बाइपोलर आयन। ये होता है बेटा, ठीक है। इसको हमने शॉर्ट में पढ़ा। अब एक पढ़ते हैं हम अमाइनो एसिड के साथ में। जैसे आपके पास एक अमाइनो एसिड है न्यूट्रल, ये है NH2, ये है C डबल OH, ठीक है। अब हुआ क्या, ये वाला H इसमें चला जाए NH2 के पास, तो फाइनली क्या होगा, NH2 का NH3 पॉजिटिव हो जाएगा और इसका CO नेगेटिव हो जाएगा बेटा। तो इसी में प्लस आ रहा है, इसमें माइनस आ रहा है, तो ये क्या बन गया हमारा प्लस माइनस, ज़ूटर आयन, ठीक है बच्चा। तो ये हमारे होते हैं ज़ूटर आयन, ठीक है। चलो अब कुछ पढ़ेंगे हम लोग इसकी क्या प्रॉपर्टीज, किसकी, अमाइनो एसिड की, है ना। ये आसान था ऐसे। सबसे टफ क्या है हम लोगों का, स्ट्रक्चर, साइक्लिक स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा टफ होते हैं बेटा। तो हम पढ़ेंगे कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइनो एसिड क्या होती हैं। देखो बच्चों, मोस्ट नेचुरल अकरिंग अमाइनो एसिड बिलोंग टू एल फैमिली। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है जो आपके नेचर में मिलते हैं ना, मोस्ट नेचुरल अकरिंग है ना बेटा, मोस्ट नेचुरल अकरिंग अमाइनो एसिड्स बिलोंग टू एल फैमिली। मतलब मोस्टली जो नेचर में पाए जाने वाले अमाइनो एसिड है ना बेटा, वो एल फैमिली से बिलोंग करते हैं। अब आपको ना मुझे बताऊंगी, ये भी बस इसके बाद बताऊंगी कि एल फैमिली होता क्या है, टेंशन मत करो, ठीक है। नंबर दो कहता है, मैंने पहले ही बता दिया, ग्लाइसिन एक इकलौता ऐसा अल्फा अमाइनो एसिड है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो लिखो यहाँ पे, ग्लाइसिन इज ओनली ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। नंबर 3 पे आ जाओ। 3 प्रॉपर्टीज क्या है इसकी, इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई MP एंड BP होता है अमाइनो एसिड का, ठीक है। नंबर 4 पॉइंट पे आ जाओ बेटा। 4 है, वाटर में क्या होते हैं ये, सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल, ठीक है। ये तो इसकी कुछ खास प्रॉपर्टीज थी जो मैंने बता दी, ठीक है, इतनी काफी है। अब आपको ये बताना है कि एल फैमिली का मतलब क्या है, अमाइनो एसिड एल फैमिली क्यों बिलोंग कर रही है, यहाँ पे क्या मतलब है इसका। देखो बेटा, एल फैमिली का मतलब है अगर ऐसा हो, ऊपर हमारा क्या हो जाए, यहाँ पे ऊपर हमारा हो जाए C डबल OH, नीचे हो जाए R, और इधर क्या हो जाए बेटा, ऊपर COH नीचे R, और इधर हमारा हो जाए NH2, और इधर हो जाए हमारा H, और बीच में क्या है, ये कार्बन, ठीक है। इस कार्बन से इधर NH2 है, इधर COH, इधर R, इधर H, ये अल्काइल। तो इस अगर आपका NH2 लेफ्ट साइड में होगा और H राइट साइड में होगा, बात समझना, और COH कहाँ होगा, ऊपर की तरफ होगा, तो उस कंडीशन में अगर ये लेफ्ट साइड में है, H राइट में है, COH, तो इसको कहते हैं हम लोग बेटा एल फैमिली। ये मतलब है एल फैमिली का, जो यहाँ पर ये पॉइंट आया था, ठीक है। प्रॉपर्टीज डन हो गई हमारी। चलो अब हम लोग देखते हैं कि भाई अमाइनो एसिड तो हमने पढ़ लिए, उनका क्लासिफिकेशन, उनके नेमिंग, उनके स्ट्रक्चर, उनकी 2-4 प्रॉपर्टीज, है ना, कि कौन सा इसमें एसिडिक वो बेसिक है, उनके क्या स्ट्रक्चर है, क्या उनके नेम होते हैं। अब ये अमाइनो एसिड मिलकर बनाते हैं प्रोटीन का मॉलिक्यूल। तो प्रोटीन मॉलिक्यूल बनाने से पहले ये क्या करते हैं, अमाइनो एसिड एक क्या बनाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, है ना। जैसे कि 2 अमाइनो एसिड मिल गए तो क्या बनाएंगे, डाईपेप्टाइड, 3 मिल गए अमाइनो एसिड तो बनाएंगे ट्राईपेप्टाइड, 4 मिले तो बनाएंगे टेट्रापेप्टाइड। लेकिन जब n अमाइनो एसिड आपस में मिल जाते हैं तो एक चेन बनाते हैं लंबी सी, उसको कहते हैं पॉलीपेप्टाइड। और पॉलीपेप्टाइड की 2 चेन मिलके आपस में क्या बनाती हैं, एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल। तो वही हम देखने जा रहे हैं कि कैसे अमाइनो एसिड आपस में जुड़ते हैं और कैसे बनाते हैं डाईपेप्टाइड और ट्राईपेप्टाइड। ये हमारा इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है अब, ठीक है, देन हमारा वीडियो फिनिश। उसके बाद देखते हैं कि कैसे अमाइनो एसिड मिलके बनाएंगे पेप्टाइड लिंकेज, जिसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, दोनों कह सकते हैं हम लोग, ठीक है बच्चों। तो देखते हैं यहाँ पे फटाफट। पहला देखते हैं हम एग्जाम्पल डाईपेप्टाइड का। डाईपेप्टाइड कब बनेगा, मतलब उसमें 2 अमाइनो एसिड मिलेंगे, ठीक। जैसे मैं यहाँ पे 2 एग्जाम्पल ले लेती हूँ कोई से बेटा। जैसे मैंने एक बार ले लिया
एलेनिन, दूसरा मैंने ले लिया ग्लाइसिन, इसका निकल जाए OH और इसका निकले H, मतलब वाटर मॉलिक्यूल निकल जाए, तो दोनों के बीच में क्या एक पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो हम क्या बोलेंगे, दो से हो रही है फॉर्म तो बोलेंगे डाईपेप्टाइड। ठीक है बच्चों, बना के देख लेते हैं क्या है। एलिन का एग्जाम्पल क्या है, देखो एनिल का है NH2CH C OH और यहाँ पे क्या आएगा R, यही तो है बेटा, है ना। एलिन में अच्छा एनिलीन में हमें क्या करना है, R यहाँ पे आना है, इसे यहाँ पे लिख लो मिथाइल ग्रुप है ना, CH3R मिथाइल, और यहाँ ले लो C OH ग्रुप। ठीक है, मिथाइल ले लिया बेटा हमने यहाँ पे। ठीक है, और इसका क्या लिया हमने ग्लाइसिन का, इसका तो बड़ा सिंपल सा स्ट्रक्चर था, हमने पीछे बनाया था NH2CH2 NH2CH2 C OH, ये तो था ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर, दोनों हमने ले ली यहाँ पे। अब देखो दोनों से, यहाँ से OH और यहाँ से एक H, यहाँ से OH और यहाँ से एक H, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल अलग हो गया। तो CO और NH इसे ही बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। इन दोनों अमीनो एसिड में ज्वाइनिंग हो गई और क्या बन गया हमारा, यहाँ CO बॉन्ड और यहाँ से बॉन्ड आ गई इन दोनों के बीच में, यहाँ से क्या बचा बेटा NH और फाइनली बन गया CH2 COH। और इसमें बेटा हमारी एक पेप्टाइड बॉन्ड की, ये हमारी बन गई पेप्टाइड बॉन्ड, और इसको हम क्या बोलेंगे, ये दो अमाइनो एसिड से मिलकर बना है तो इसको बोलते हैं डाईपेप्टाइड। बस, अगर 3 अमाइनो एसिड जुड़ेंगे तो बनेगा ट्राईपेप्टाइड, और जब n अमाइनो एसिड जुड़ते चले जाएंगे आपस में और एक क्या बनाएंगे बड़ा सा चेन, इसे बोलेंगे पॉलीपेप्टाइड, और ऐसे दो पॉलीपेप्टाइड मिलकर क्या बनाएंगे, प्रोटीन का मॉलिक्यूल। ठीक है बच्चों, एक लास्ट मैं ट्राईपेप्टाइड का और लेती हूँ। ठीक है बेटा, ट्राईपेप्टाइड वो कैसे बनता है, देन पॉलीपेप्टाइड तो आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि उसमें कई सारे n मॉलिक्यूल्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, राइट। ट्राईपेप्टाइड में देखो क्या बनता है हम लोगों का, ट्राईपेप्टाइड, इसमें हम लेते हैं एलेनिन, एक लेते हैं ग्लाइसिन, तीसरा अमाइनो एसिड कौन सा लें बेटा, वो ले लेते हैं बेलेनिन। ठीक है, इसका निकालेंगे वही सेम कंडीशन, इसका निकालेंगे OH, फिर इसका H, फिर इसका OH और फिर इसका H, दो वाटर मॉलिक्यूल निकलेंगे इसमें। ठीक है, OH H OH H। ठीक है, आपने 3 अमाइनो एसिड ले लिए, एलेनिन ग्लाइसिन बेलेनिन, पहले इसका OH फिर इसका H, फिर इसका कॉर्नर से OH और इसका H, यानी 3 अमाइनो एसिड में 2 वाटर मॉलिक्यूल निकलेंगे तो आपके 2 बनेंगी पेप्टाइड बॉन्ड, तो आपको क्या कहलाएगा, ये ट्राईपेप्टाइड। ये मॉलिक्यूल तो 3 ले रहे हो ना, इसलिए ट्राईपेप्टाइड बन रहा है। 3 मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर पेप्टाइड बॉन्ड बनती है तो उसे बोलते हैं ट्राईपेप्टाइड। ठीक है, तो इन सब के बना देते हैं हम लोग स्ट्रक्चर। क्या है इसका, इसका है NH2CH Me और यहाँ पे C OH, ये जो था हमारा, यही था ना। ठीक है, इसका क्या था ग्लाइसिन का, इसका बड़ा आसान था, NH2 वही NH2 है ना, फिर आपका CH2 C OH। थर्ड इसका क्या था बेटा, बेलिन का, सब स्ट्रक्चर आपने याद करे होंगे, बेलिन का भी आसान है। बेलिन का है NH2CH NH2 यहाँ पे, फिर CH और इसके ऊपर क्या आएगा बेटा, एक CH Me, ऊपर आएगा CH Me और नीचे C OH। बेलिन का स्ट्रक्चर हो गया ये। अब देखो यहाँ से OH और यहाँ से एक S निकला, फिर इसका OH, इसका OH, इसका H, और फिर से इसका OH और इसका H, ये तो बताया मैंने, OH H फिर OH फिर H, पहले इसका OH और इस वाले का H, फिर इसका OH और इस वाले का H, है ना। तो कितने निकले बेटा, एक वाटर मॉलिक्यूल, 2 वाटर मॉलिक्यूल फाइनली, और इन दोनों के बीच में कितनी बनी आपकी, एक यहाँ बनी पेप्टाइड बॉन्ड, एक यहाँ बनी, तो फाइनली हमारा बन गया NH2CH Me CO, और यहाँ पे आया बेटा NH, और यहाँ से क्या बचा आपका CH2, फिर यहाँ से बचा CO, फिर यहाँ पे आया बेटा NH, और फिर यहाँ पे क्या बचा CH, ऊपर क्या बचा CH Me, और नीचे बचा C OH। बेटा ये बन गई हमारी ट्राईपेप्टाइड। देख लो, CONH एक पेप्टाइड बॉन्ड ये हो गया, CONH दूसरा पेप्टाइड बॉन्ड ये हो गया, तो यहाँ पे 2 पेप्टाइड लिंकेज बन रहे हैं, 2 पेप्टाइड बन रहे हैं, लेकिन अमाइनो एसिड कितने यहाँ पे 3 अमाइनो एसिड में 2 पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे,
तो इसको क्या बोलेंगे हम, 3 की वजह से ट्राईपेप्टाइड। अगर मैं यहाँ पे 4 अमाइनो एसिड लेती हूँ तो टेट्रा, और जब मैं यहाँ पे लाइन से कई सारे अमाइनो एसिड ले लूँ तो उसको बोलेंगे, तो उसमें कौन सी चेन बनेगी, पॉलीपेप्टाइड। फिर 2 पॉलीपेप्टाइड चेन मिलकर बनाएंगे प्रोटीन मॉलिक्यूल। तो ये था बेटा हमारा कि कैसे अमाइनो एसिड मिलकर पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं प्रोटीन मॉलिक्यूल बनाने के लिए, और जितने अमाइनो एसिड मिलते हैं उसी के नेम पर हम उसको नाम देते हैं, डाइपेप्टाइड एंड ट्राईपेप्टाइड। ये बेटा हमारा हो गया फिनिश। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, कि भाई प्रोटीन के स्ट्रक्चर में प्रोटीन अब कब कैसे बनेगी, जब आपके कई सारे अमाइनो एसिड मिलकर एक पॉली चेन, पॉलीपेप्टाइड बनाएंगे, और वो पॉलीपेप्टाइड चेन क्या बनाएगी, प्रोटीन का मॉलिक्यूल। फिर हम पढ़ेंगे प्रोटीन का स्ट्रक्चर, प्रोटीन कितने टाइप्स की होती है, फाइबर्स या ग्लोबुलर, वो पढ़ेंगे। प्रोटीन के स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, प्राइमरी सेकेंडरी कितने टाइप के होते हैं आपके, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग डीएनए आरएनए। डीएनए आरएनए इसका लास्ट टॉपिक होगा बेटा। हाँ, बीच में एक विटामिन भी आएगा, वो पढ़ेंगे शॉर्ट में, ज़्यादा टफ नहीं हो। विटामिन, डीएनए आरएनए, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ठीक है। ये हमारा इस चैप्टर में बचा है अभी रिमेनिंग पोर्शन, ठीक है। तो ये आपका 2 लेक्चर में आई थिंक फिनिश हो जाएगा चैप्टर। 2 लेक्चर का चैप्टर और बचा है आपका बायोमोलिक्यूल्स, देन आपका फिनिश। तो स्टूडेंट्स आज आपको यहाँ तक जो मैंने पढ़ाया इस वीडियो में, इस लेक्चर में, कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। वैसे आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, आसान है सब। 11th की बायो में भी चैप्टर दे रखा है, तो ज़्यादा टफ नहीं है, आसान सा ही है। ये मैंने आपको यहाँ तक आज कवर करा दिया स्टूडेंट्स। बाकी इसका जो रिमेनिंग पोर्शन है, यानी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, टाइप्स ऑफ प्रोटीन एंड आपका वाइटामिन्स, है ना, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसके नेक्स्ट लेक्चर बायोमोलिक्यूल्स में जब भी मैं बनाऊंगी। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में इसी के न्यू टॉपिक के साथ, ठीक है। और जो भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।